बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद बैस साबिर विद NTN शो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं डॉक्टर ज़काउल्लाह अब्बासी, प्रोफेसर डॉक्टर ज़काउल्लाह अब्बासी रिलीजियस स्कॉलर हैं, इल्म के पेशे से मुंसलिक हैं और अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, फ़लस्तीन के मौजू पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो बेसिकली फ़लस्तीन का मसला है, ये बेसिकली फ़लस्तीन का मसला है क्या? सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा कि जो मुक़द्दस सरज़मीन, जिसे सरज़मीन मुक़द्दस कहा जाता है, वो सरज़मीन कमोबेश 4000 अम्बिया का मस्कन है। कोई शक नहीं है। और जिस ज़मीन पर 4000 अम्बिया आए, और अम्बिया का दुनिया में आने का मकसद वो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद थी। कोई शक नहीं है। टूटी हुई इंसानियत का दोबारा रब से राबता करवाना था, उसे ताल्लुक़ जोड़ना था। तो जब उन्होंने इंसानियत का ताल्लुक़ रब से जोड़ दिया, जब हम रब के मानने वाले हो गए, तो फिर अजीब बात यह है कि मज़हब के नाम पर उस सरज़मीन में कत्ले आम शुरू हो गया। लोगों की गर्दनें काटना शुरू कर दी। हालांकि ज़मीन से ज़्यादा मुक़द्दस और ज़मीन से ज़्यादा आला मुकाम इंसान का है। कोई शक नहीं है। सारे अम्बिया इंसानियत की तकरीम सिखाने के लिए आई, और इंसानियत की तकरीम ही बेहतरीन मज़हब है। अफसोस तो इस पर है कि नाम मज़हब का इस्तेमाल हुआ और इंसानियत को ज़िबा किया जाने लगा। और इसकी इब्तिदा ये आज की नहीं है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की जितनी एज बन रही है, इतना ही अरसा गुजर चुका है। कोई शक नहीं है इसमें। अब दूसरी जंग अज़ीम हुई, उसमें गो के मज़हब शामिल था। मज़हब ही के ज़रिए से लोगों को इस्तेमाल किया गया। टारगेट तो मज़हब ही था। टारगेट मज़हब था। मज़हब को ये दुनिया के जो बड़े बड़े सियासतदान के हैं, या दुनिया को अपने ताबे रखने की कोशिश करने वाले लोग, वो लोग मज़हब के नाम पर अपनी सियासत कर रहे होते हैं। यही मामला फ़लस्तीन में हुआ। वो लोग तितर बितर थे, दुनिया में उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और कोई एक उठा जिसने ये पैगाम दिया कि इस वार में आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़ें, हमारा ख्याल करें, हम आपको एक ज़मीन हवाले कर देंगे, ठीक है, जिस पर आप इकट्ठे रह सकेंगे। ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर, जर्मनी, बेहतरीन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन थी। और उन्होंने कहा था कि यहूदियों को कि आप अगर हम सपोर्ट करते हैं और हम फातह होते हैं तो हम आपको एक ज़मीन दे देंगे, ज़मीन दे देंगे। अब उस ज़मीन के लालच में उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि जिस ज़मीन पर हम कत्ले आम करने जा रहे हैं वो सरज़मीन मुक़द्दस है। उस मुक़द्दस सरज़मीन पर इंसानियत का खून बहाया जाने लगा, जुल्म और सितम की इंतहा होने लगी, और ज़मीन के टुकड़े को सिर्फ हासिल ही करना मकसूद नहीं था, बल्कि वो डे बाई डे आगे बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे ही वहाँ 2 नेशन थ्योरी का कंसेप्ट शुरू हो गया। बिल्कुल, दो रियासती मंसूबा शुरू हो गया। हालांकि वो 2 रियासती नहीं है, वो मुक़द्दस सरज़मीन है, हर किसी के लिए मुक़द्दस है। जब हर किसी के लिए मुक़द्दस है तो फिर वो किसी एक का राइट नहीं है, बल्कि हर किसी का काम है कि उस ज़मीन की तकरीम करे, उस तकरीम के बदले में वहाँ के रहने वाले इंसान की तकरीम की जाए। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए, हमास ने जिस तरह वहाँ पे हमला किया, और अभी काफ़ी दिनों से जिस तरह जंगबंदी चले, कुछ दिन के लिए जंगबंदी भी हुई, लेकिन लातादाद हज़ारों मुसलमान बच्चियों का गज़ा में कत्लेआम हुआ। ऐसे ही यकीनन कुछ इसराइल के लोग भी जन्म हासिल हुए होंगे, ठीक है। इसका कोई मतलब सलूशन आपको नज़र आता है? इस हमास के हमले का कोई आपको बेनिफिट नज़र आता है? बेसिकली हमास एक तंजीम है, और वो सिर्फ जिहाद पर ही काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है।
मरते ना क्या करते जब उन पर जुल्म और सितम हो रहा है। कभी उनकी ज़मीन तंग की जा रही है, कभी उनकी माइशत को तबाह किया जा रहा है, कभी माशरत तबाह हो रही है, हत्ता कि उनके मजहबी मकामात जो हैं उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो एक वक्त होता है इंसानी सोच फिक्र के एतबार से स्पॉयल हो चुका होता है, आदमी अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो जब वो तंजीम ही जिहादी है तो ला महला उसने जिहाद के लिए आगे बढ़ना ही था, वो अपने दिफा के लिए निकले हैं। ठीक है। अब जो कोई अपने दिफा के लिए निकले, अब उसे कहा जाए कि ये टेररिस्ट हैं, और जो गासिब हैं उनके लिए दुनिया ये फलसफा लेकर आ जाए कि ये राइट पर हैं, तो पता ये चलता है कि वो दुनिया यकगुनी है, एक तरफ का नजरिया रखती है, एक तरफ निगाह रखती है, दूसरी तरफ नहीं देख रही कि उधर क्या हो रहा है। वो यूनाइटेड नेशन जिसके प्लेटफॉर्म पर कहीं बिल्ली का बच्चा मर जाए या कोई ऐसा जानवर कहीं किसी मुसीबत में फंस जाए तो पूरी दुनिया हिल के रह जाती है, और वहाँ इंसान के बच्चे कत्ल हो रहे हैं, उस पर यूनाइटेड नेशन जो है कोई डिसीजन नहीं ले रही, उस पर बातचीत नहीं हो रही। अल्लाह अता कि वहाँ जब कभी कोई वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में भी दुनिया के जो सरकर्दा और दुनिया के बदमाश मुल्क हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे ज़रिए से दुनिया में अमन होगा, वो दुनिया के अमन के तबाह करने पर सबसे आगे होते हैं। वो वोटिंग में या हिस्सा नहीं लेते या उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, और जिनके हाथ में कुव्वत है, ताकत है, वही तो बैक से उनकी मदद कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए यूनाइटेड नेशन की जहाँ तक बात की जाए, बीइंग अ मुस्लिम तो चलो कह सकते हैं कि वो गैर मुस्लिम है। इस सारे तनाज़े में मुस्लिम उम्मा का किरदार आप कहाँ पे देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा का किरदार है? जो मुस्लिम ममालिक है, पाकिस्तान है, अरब ममालिक है, UAE है, उर्दन है, शाम है, मिस्र है, जिसके बॉर्डर्स के साथ लग रहे हैं, उनका क्या किरदार है? और ना सिर्फ किरदार, क्या किरदार निभा रहे हैं और वो किस तरीके से अपने किरदार को बेहतर कर सकते हैं? अपने जज्बात के एतबार से तो बात समझ आ रही है कि मुस्लिम उम्मा है, बात की हद तक तो समझ आ रही है, लेकिन उम्मा है कहाँ दिखाई नहीं दे रही। आप यूनाइटेड नेशन में कोई 190 या 200 ममालिक मौजूद हैं, उसमें 60 के लगभग तो मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं। वहाँ वोटिंग में भी उनका हिस्सा किरदार दिखाई नहीं दे रहा, और वो जब अपने तौर पर कहीं बात करते हैं तो उनकी बात इतनी लो लेवल की होती है कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसराइल को ख्याल करना चाहिए। ठीक है। ये इस लेवल की बात वहाँ असर नहीं करेगी, बल्कि जो हमारी OIC है ये मुतहर्रिक हो, यक आवाज़ हो, और जो आवाज़ बुलंद हो वो इतनी म्यारी हो कि यूनाइटेड नेशन हिल के रह जाए कि अगर आज हमने डिसीजन ना लिया और अच्छे फैसले ना दिए तो ये OIC अपने तौर पर कोई किरदार अदा करने के लिए उठ सकती है, बड़ा फैसला कर सकती है, और उस बड़े फैसले की वजह से ये जंग इसराइल और फ़लस्तीन ही की नहीं रहेगी, बल्कि तीसरी बड़ी जंग बन सकती है, तीसरी बड़ी जंग की तरफ ये गामजन हो सकती है। अच्छा, OIC का किरदार तो चले देखने में ये आया है कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो एक यूनाइटेड इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा उनका फोकस है। जिस तरह कुछ ममालिक ने अपने कर्ज़े माफ़ करा लिए, ठीक है, और इवन बहुत सारे कंट्रीज़, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान का किरदार भी कोई वाजिया मौक़िफ़ नज़र नहीं आता। अगर फ़ॉरेन पॉलिसी की बात की जाए या OIC में किरदार निभाने की बात की जाए तो वो किरदार नज़र नहीं आता। वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे क्या हम सारे लैकनेस कर रहे हैं और हमें इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं? देखें, आपकी माइशत, माशरत, आपकी इक्तिसादियात, ये सारे मामलात सेकेंडरी हो सकते हैं। मज़हब या दीन वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। अगर इसराइल की तरफ से
मजहबी जंग लड़ी जा रही है, ठीक है, तो फिर उम्मा को भी सोचना होगा कि यहां मजहब को ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाए, इस्लाम को प्रायोरिटी पर रखा जाए, तब जाके पॉजिटिव कोई रिजल्ट आ सकता है। अगर हम इस्लाम को बैक पर रखेंगे और इन मामलात को देखेंगे तो ये मामलात आपको, आज आप कर्जे माफ करवा रहे हैं, ठीक है, कल आने वाले दौर में किसी और सिनेरियो में वो जंग बढ़ती हुई आगे, आज फ़लस्तीन मिट जाएगा, कल बल्कि मैं जुमला ये कहूँगा कि किबला अव्वल जो है वो तो है ही उनके कब्ज़े में, और किबला दोम जो है खाना काबा जिसे आप कह रहे हैं, उसकी हिफाजत के लिए भी वही तयनात होंगे, वही आकर वहाँ खड़े हो जाएंगे और आप कुछ कर नहीं सकेंगे। कर्ज़ों के हवाले से, तेल के एतबार से और दीगर इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं, उन वजूहात की बुनियाद पर जब छोटे छोटे आप अपने फ़वायद को देख कर बैक फुट पर जाना शुरू हो जाएंगे तो आखिर रिज़ल्ट ये आएगा कि पूरा अरब दुनिया जो है उनके कब्ज़े में चली जाएगी। अच्छा, आपने बात की मईशत की, आपने बात की पाबंदियों की, जो एक ट्रेंड ओआईसी की तरफ से भी आया था और अब पाकिस्तान अदर देन जो मुस्लिम ममालिक है उन्होंने भी एक बाइकआउट की कैंपेन लॉन्च की, जिसमें इसराइली जो प्रोडक्ट्स थी उनके बाइकआउट किया जा रहा था, और मौक़िफ़ ये दिया जाता है कि इनका जो मतलब इनडायरेक्टली इसकी जितनी भी मैशियत है उसका फ़ायदा तो इसराइल को हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जस्ट बाइकआउट की कैंपेन मतलब इसकी तायीद आप करते हैं या इससे भी आगे कुछ आप सोचते हैं, और क्या ये ठीक है, बाइकआउट किस हद तक ये पावरफुल है? जज्बाए ईमानी के एतबार से और मुसलमानों के साथ मोहब्बत के एतबार से, इजहार मोहब्बत के लिए एक अच्छा जज्बा है, ठीक है, ये अच्छी बात है इस लेवल तक। लेकिन मामला ये है कि मुस्तकिल हल क्या है। सही है, आज आप बाइकआउट कर रहे हैं, अच्छा आप अच्छी चीज़ें वो जो कुछ वो बना रहे हैं आप खरीद नहीं रहे हैं, उसका अल्टरनेट आपके पास मौजूद क्या है? ठीक है, आप अरब ममालिक को ले लें या आप पाकिस्तान को ले लें या दीगर कोई भी दूसरा मुल्क ले लें, आपने कौन सी म्यारी प्रोडक्ट दी है, ठीक है, जो इसराइल की या दीगर लोगों की जिन्हें आप बाइकाट कह रहे हैं, उनको छोड़कर कोई म्यारी चीज़ पब्लिक खरीद सके? आज आप अच्छी चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, कितनी नहीं खरीदेंगे और कब तक नहीं खरीदेंगे? जब सब म्यारी चीज़ें आप छोड़ देंगे तो आपके पास, तो मैं अज़राए तफन्नुन ये बात करूँगा कि आपके पास तो एक लस्सी ही बचती है, सही है, वही आप खरीद सकेंगे और उसी पर गुजारा कर सकेंगे। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप फोकस करें कि आपकी इक्तिसादियात किस लेवल पर हैं, आपकी माइशत मजबूत करने के जो ज़राए हैं उस पर कितना फोकस किया जा रहा है, आपके इंटेलेक्चुअल जो हैं वो उस पर कितना गौर व खोज कर रहे हैं, आपकी काबीना में ये बातें कब डिबेट होती हैं, कब वहाँ बातचीत चलती है। आपकी असेंबली में ये बातें डिबेटेबल होती ही नहीं है, असेंबली में बातें सिर्फ और सिर्फ जो उनके मफाद की हैं वो होती हैं, आपके मफाद की बात होती ही नहीं है। तो लिहाजा ज़रूरी अमर ये है कि आप फोकस इस पर करें कि उम्मत इत्तेहाद की तरफ जाए, यूनिटी की तरफ जाए। हम सेक्ट्स को बैक पर रखें, वो आपकी अपनी पहचान है, ठीक है, उस अपने पहचान को आप ना खोएं, लेकिन एज अ उम्मा जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, उस वक्त तक वो 60 लाख कहें या 1 करोड़ के इसराइली या यहूदी कहें, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, मुट्ठी भर, और दूसरी तरफ जो 2 अरब के करीब आपके मुसलमान हैं वो खसो खाशाक की तरह हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये कंसेप्ट इसी वजह से है कि आप सेक्ट में तकसीम इस दर्जे पर हो चुके हैं कि आप दूसरे सेक्ट को मुसलमान मान ही नहीं रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप दूसरों को मुसलमान माने। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, बात है, वो ये हरम हो या किबला अव्वल वो हरम हो, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साइल से लेकर ताबखा के काशगर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने कहा कि मुस्लिम उम्मा एक हो, अब इसमें इसका किरदार निभाने के लिए, मुस्लिम उम्मा का एक होने के लिए, बीइंग अ गुड मुस्लिम, हमें वो कौन सी करैक्टरिस्टिक है, कौन सी खुसूसियात है जो हमें एक मुस्लिम बना सकती हैं? चले हमारे बड़े इसको डिस्कस नहीं कर रहे, इनफरादी हैसियत तक मैं अगर बात करूँ, हम इनफरादी हैसियत तक किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, किस तरीके से हमें ठीक होना चाहिए, और किस तरीके से हम इनफरादियत से हट के यकजहियत की तरफ और यूनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं?
देखें, जिनके लाखों खुदा हैं, हम्म, लाखों खुदा कहें या सैकड़ों खुदा कहें, वो अगर एक हो सकते हैं, और जिनका खुदा एक है, रसूल एक है, किताब एक है, वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, इनके सारे मामलात कलमा एक है, वो एक क्यों नहीं हो सकते? लेकिन कहाँ पे आ रही है? असल मामला ये है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं अपने मामले में, अपने मामले में एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम ये समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, या मेरा कायद या मुर्शिद या पीर, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, या मेरा जिस फिक्र को मजहबी रहनुमा, ठीक है, जिस फिका, उसको आप कुल दीन समझ बैठे हैं। हालांकि वो आपका मसलक था, वो आपका मजहब था, वो दीन नहीं है। ठीक है, दीन के अंदर मसलक और मजहब है, आपने मसलक और मजहब को दीन बना दिया है। सही है। जब आप इस लेवल पर सोचते हैं, ख्याल करते हैं, इस वजह से आप अपने मजहब मसलक में इतने बंद हो जाते हैं कि दूसरे को दुरुस्त नहीं कहते। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, एक दूसरे के करीब आना, और इस हवाले से बल्कि ये जुमला कहूँगा कि आप पीर भाई ज़रूर बने, लेकिन कलमा भाई भी बन जाएं। क्या बात है, पीर भाई ज़रूर बने लेकिन कलमा भाई बने। चलें अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुस्लिम उम्मा को बेहतर करने में और यूनाइटेड करने में जहाँ तक हम अपना किरदार निभा सकते हैं अपने इस शो के ज़रिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कहना मैं आगे इन फ्यूचर भी यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट करें और लोगों के किरदार बेहतर करने में और बीइंग अ गुड मुस्लिम बनने में हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बुर्दबारी पैदा करें, सब्र पैदा करें, शुक्र पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। हो सकता है कि आपका मौक़िफ़ और हो, उसका मौक़िफ़ और हो, हर बंदा अपने मौक़िफ़ के हिसाब से सीखता है। लाजमी बात नहीं है कि आप दुरुस्तगी पर हो और दूसरा बंदा गलत हो। एक दूसरे में आपस में बर्दाश्त पैदा करें और भाईचारा, उस भाईचारा जिसका इस्लाम ने हमें दर्स दिया, उस भाईचारे की तरफ बढ़े, और इसी भाईचारे के ज़रिए हम एक उम्मत की तरफ बन सकते हैं, एक उम्मत बन सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत प्यारी गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम।